नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं या फिर करते हैं आधुनिक खेती, लेकिन एक बात आपको ध्यान देने की है, जो आज जो कृषि जगत को लेकर खेत की मिट्टी फर्टिलिटी को लेकर, खेत के उपजाऊपन को लेकर जो आधुनिक शोधकर्ताओं ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, कुछ निष्कर्ष हमारे सामने रखे हैं। उसमें सबसे पहला निष्कर्ष तो यही है कि आपकी मिट्टी कितनी भी उपजाऊ क्यों ना समझी जाए या फिर आप कितने भी रासायनिक खादों का उपयोग क्यों ना कर लें, जब तक आपकी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस नहीं है, पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, तब तक आपके जो रासायनिक खाद भी ज़्यादा प्रभावशाली साबित नहीं होते। इसलिए हम अनेक बार देखते हैं कि हमारे किसान आवश्यकता से अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, यूरिया, डीएपी, एमओपी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी फसल उत्पादकता है अस्थिर हो गई है या पहले से घट रही है। इसके अलावा एक और जो आधुनिक अध्ययन अनुसंधान हुए हैं, उनसे एक बात के ऊपर और पटाफेक हुआ है और एक निष्कर्ष निकला है। वो निष्कर्ष है, यदि हमारे खेत की मिट्टी में पर्याप्त संख्या में केंचुए हैं, पर्याप्त केंचुए सक्रिय हैं, तो उस मिट्टी की जो उपजाऊपन है, उसकी मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, अधिकतम रहता है। यद्यपि रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारे खेत के जो केंचुए हैं निष्क्रिय पड़ जाते हैं या मिट्टी की ऊपरी परत से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि अधिकांश देखा गया है कि जब हम नियमित रूप से अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो इससे मिट्टी का जो ऊपरी परत है वो हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। दूसरा, उसमें ऑक्सीजन का आवागमन रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। बाहर की जो ऑक्सीजन है अधिक गहराई तक नीचे प्रवेश नहीं कर पाती है। ऐसे में जो मिट्टी के माइक्रोबिक संरचना है, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो भी ज़्यादा सक्रिय नहीं रखते। साथ ही मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है। दूसरा, मिट्टी की कठोरता के कारण मिट्टी के अंदर आर्द्रता घटती चली जाती है, पानी का स्तर घटता चला जाता है, मिट्टी ज़्यादा खुश होती चली जाती है। ऐसे में भी जो हमारे केंचुए हैं ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते। तीसरा, जब नियमित रूप से हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते रहते हैं तो मिट्टी का पीएच भी डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। मिट्टी का पीएच या तो सामान्य से ऊपर चला जाता है या सामान्य से नीचे घट जाता है। यदि पीएच घटता है तो मिट्टी एसिडिक हो जाती है, या मिट्टी का पीएच बढ़ता है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। और ऐसे असमान पीएच वाले मिट्टी में हमारे केंचुए ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते। लेकिन हाँ, ये निश्चित है, इस मिट्टी में, इस खेत में पर्याप्त संख्या में केंचुए दिखाई देते हैं, उस मिट्टी के अंदर जो पोषकता है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में मिट्टी के बहुत अद्भुत, बहुत आवश्यक जैव रासायनिक होते हैं, उनकी मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। केंचुए के कारण मिट्टी की जो भुरभुरापन है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। केंचुए के कारण मिट्टी की जो नमी है, मिट्टी की जो आर्द्रता है, उसमें भी बदलाव आता है। साथ ही केंचुए अधिक समय तक सक्रिय रहते हैं, केंचुए पर्याप्त मात्रा में हमारी मिट्टी में बने रहते हैं तो मिट्टी का पीएच भी पुनः समान स्तर पा जाता है। वैसे एक संबंध देखा भी गया है, इस मिट्टी में, इस खेत की मिट्टी के अंदर आर्द्रता पर्याप्त है, जिनकी आर्द्रता 60 से 80% की मध्य है, उसी में केंचुए ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, अपने जीवन को चला पाते हैं। इसी तरह इस मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के मध्य रहता है, उसी में केंचुए ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे मिट्टी में ही केंचुए समान अपने जीवन यात्रा चलाते हैं। साथ ही जिस मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त है, मैं इसको कोरिलेशन कर रहा हूँ, यदि मिट्टी सामान्य है तो केंचुए उसमें समान गति कर पाते हैं, और यदि मिट्टी के अंदर केंचुए पर्याप्त है, इसका अर्थ है कि मिट्टी समान स्तर की है, मिट्टी में सब वो तत्व विद्वान हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन कहते हैं कि जिस मिट्टी में 1.5 लाख से 2 लाख के करीब कम से कम इतने यदि जीवाणु, यदि केंचुए सक्रिय हैं, तो वो मिट्टी फिर किसी बाहर से रासायनिक खाद लेने की स्थिति में नहीं रहती। उसके बावजूद भी उस मिट्टी में जो भी बीज डाल दें, जो भी फसल हम लगाएं,
उसका पर्याप्त ग्रोथ होती है, पर्याप्त मात्रा में अंकुरण होता ही रहता है। हम ऐसी मिट्टी में कोई भी फसल लें, चाहे वो गेहूँ ले लें, चावल ले लें, धान लगाएं, चाहे उसमें गन्ना लगाएं, चाहे उसमें साग सब्जियां करें, दलहन करें, तिलहन करें, हम जो भी करेंगे उसमें पर्याप्त मात्रा में फसल का उत्पादन होगा, क्योंकि केंचुए अपनी गतिविधि के कारण मिट्टी की पोरसता को बनाए रखते हैं, मिट्टी में पर्याप्त नमी को भी स्थिर रखते हैं। साथ ही जो जो विशेषकर हमारे भारतीय केंचुए हैं, उनका तो मुख्य आहार मिट्टी, खेत की मिट्टी ही होती है। 80% वो खेत की मिट्टी को ही सेवन करते हैं और उसी को अपने एक्स्ट्रा के रूप में, अपने मल के रूप में बाहर निकालते हैं। तो जब वो ऐसी मिट्टी का सेवन करते हैं और 20% ऐसी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, फसल अवशेष रहते हैं, फसल की जड़ें रहती हैं, पत्तियां रहती हैं, या फिर दूसरे कार्बनिक पदार्थ, चाहे वो पशुओं के मलमूत्र हो, गाय का गोबर हो, या फिर मानव मल हो, या फिर कीट पतंगों के मृत शरीर हो, ऐसे मिट्टी सहित भोजन को केंचुए सेवन करते हैं। तो केंचुए के अंदर जो उनका एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, उसमें कुछ विशेष अभिक्रियाएं करके उसे इतना उपजाऊ, इतना पोषक बना देता है कि उसमें ऐसे जैव रसायन भी आ जाते हैं जो मिट्टी के लिए बहुत उपजाऊ है, मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन पे मिट्टी का उपजाऊपन टिका रहता है। ये जैव रसायन वर्मी कंपोस्ट से हम कृत्रिम तरीके से पशुओं के गोबर से और विदेश के जो केंचुए हैं, CF हेटेरिटा, उसके माध्यम से वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार करते हैं। उस वर्मी कंपोस्ट खाद में भी वो जैव रसायन रहते, वो मिट्टी में सक्रिय रहने वाले इन भारतीय केंचुए से तैयार खाद में रहते हैं। क्योंकि इसमें देखा गया है, ऐसे जो केंचुओं के मल का केमिकल एनालिसिस करके देखा गया है कि इसमें वो जटिल कार्बनिक पदार्थ भी रहते हैं जो मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक हैं, फसलों के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनमें एक रसायन तो यही है कि पोटाशियम ह्यूमेटेट काफी रहता है, और जिस मिट्टी के अंदर पोटाशियम ह्यूमेटेट विद्यमान रहता है, ऐसी मिट्टी में पोरसता तो रहती ही रहती है। ऐसी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु संरचना है वो भी ज्यादा तेजी से विकसित होती हैं, और ये सूक्ष्म जीवाणु की संरचना है मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं सूक्ष्म माइक्रोबियल संरचना पर मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन डिपेंड करता है, ह्यूमस डिपेंड करता है, और ये जो जैव रसायन है ये डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। इनसे मिट्टी में विशेषता आ जाती है। ऐसी मिट्टी में जो भी फसल हम लगाते हैं उसका अच्छा उत्पादन हमें मिलता है, ग्रोथ अच्छी मिलती है। साथ ही इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमेटेट रहता है, ह्यूमिक एसिड रहता है, फॉल्विक एसिड रहता है, या दूसरे अमीनो एसिड्स रहते हैं। ऐसी मिट्टी में पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स हैं, जो रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं, वो भी ज्यादा सक्रिय नहीं रहते। ऐसे सूक्ष्म जीवों से भी मुक्ति मिल जाती है। अध्ययन ये भी कहते हैं कि जिस मिट्टी में जटिल कार्बनिक पदार्थ विद्यमान रहे, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ फसलों के अवशेष हो सकते हैं, प्राणियों के मलमूत्र हो सकते हैं, मृत शरीर हो सकते हैं, या फसलों के या साग सब्जियों के सड़े गले अंश हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं वो सूक्ष्म माइक्रोब्स, जिस मिट्टी में ऐसे सूक्ष्म माइक्रोब्स जैसे कि राइजोबियम है, एजोबैक्टर है, ये दोनों ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले जीवाणु रहते हैं। ऐसी मिट्टी में भी ये केंचुए तेजी से विकसित होते हैं। ऐसी मिट्टी को ये केंचुए अपने आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरे, जिस मिट्टी के अंदर पोटाशियम फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि सुडोमोनास है या माइकोराइजा है, ऐसी मिट्टी, जिस मिट्टी में ये फंगस हैं, उस मिट्टी को भी ये केंचुए अपने आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। और जब ऐसी मिट्टी का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी का सेवन करते हैं, तो ऐसी मिट्टी जब इनके एलिमेंट्री ट्रैक्ट से जो आहार तंत्र से बाहर आती है, उसमें एक विशेष केमिकल आ जाते हैं, और ये केमिकल मिट्टी में पहुंचते हैं तो मिट्टी के उपजाऊपन को तो बढ़ाते हैं। साथ ही जीवाणु, केंचुए मिट्टी का सेवन करते हुए धीरे धीरे मिट्टी के अंदर एक होल बनाते हैं। कभी कभी ये होल 1 से 1.5 फीट का भी हो जाता है, सामान्यतः 8-10 सेंटीमीटर का तो रहता ही रहता है। एक होल से ये अंदर जाते हैं
और उसके द्वारा बाहर नहीं आते, उसका दूसरा सिरा दूसरे मार्ग से बाहर आते हैं। इस तरह एक होल से अंदर प्रवेश करते हैं, दूसरे से बाहर आते हैं। तो ऐसे में बाहर की जो ऑक्सीजन रिच जो हवा है वो भी पर्याप्त मात्रा में अंदर जाती है। दूसरा, होल बन जाने से जब बरसात का पानी है, सिंचाई का पानी है, वो भी अधिकतम गहराई तक पहुंचाना शुरू कर हो जाता है और इससे मिट्टी के अंदर पर्याप्त नमी बनी रहती है। ऐसी मिट्टी में जो भी हम पौध लगाते हैं, जो भी फसल लगाते हैं, उसकी जड़ें भी तेजी से विकसित होती हैं, अधिक गहराई तक जाती हैं। और अध्ययन ये कहते हैं कि मिट्टी की अधिक गहराई में ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं जो फसलों के लिए बहुत आवश्यक है। जबकि हम आधुनिक रूप से जिन रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव अधिकतम 5 से 6 सेंटीमीटर तक रहता है। ऐसे में हम जो भी फसल रासायनिक खादों के सारे लेते हैं, उनमें इन्हीं पोषक तत्वों का महत्व रहता है, जैसे कि नाइट्रोजन का रहता है, पोटाशियम का रहता है, सल्फर का रहता है, या फिर फास्फोरस का रहता है, जिंक का रहता है। इसलिए फसलों में ना तो उतनी पोषकता बचती है, खाद्यान्न में पोषक तत्वों का अभाव आ जाता है, उसी का हम सेवन करते हैं। हमारे प्राणी से हमारी जो घरेलू जीव हैं, पशु हैं, वो सेवन करते हैं, तो जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, हमारे आहार में वो स्वाद नहीं आता। तो ऐसे में जो हम अपने केंचुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, केंचुओं की संख्या को बढ़ाते हैं, तो हम अपनी मिट्टी की फर्टिलिटी को ही नहीं बढ़ाते, हम अपने स्वास्थ्य को भी सुधारने का प्रयास करते हैं। साथ ही हमारे पोषक आहार है, हमारे जो खाद्यान्न है, उनके स्वाद में विशेष परिवर्तन आता है। तो केंचुओं की संख्या को बढ़ाकर न केवल हम मिट्टी की उपजाऊपन में सुधार कर सकते हैं, बल्कि हम फसलों के उत्पादनता में भी वृद्धि कर सकते हैं। हम केंचुओं की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं, केंचुओं की गतिविधि में कैसे हम सफल हो सकते हैं, इस संबंध में कुछ बातें हैं जो जरूरी बातें हमारे सामने वैज्ञानिकों ने रखी हैं। इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपके मन में कोई शंका है, सब और कुछ जिज्ञासा है, तो निसंकोच उस संबंध में आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी इस बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।